डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भगत सिंह। आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था बीए पार्ट सेकंड में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां या भारतीय लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां या समस्याएं क्या हैं उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। और इसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष प्रमुख जो समस्या हैं वो क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकतावाद, नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी समस्याएं विद्यमान हैं। तो आज हम विभिन्न समस्याओं में से क्षेत्रवाद समस्या के ऊपर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्षेत्रवाद, जिसे रीजनलिज्म कहते हैं, एक क्षेत्र विशेष के प्रति अत्यधिक लगाव होना। क्षेत्रवाद भारत के राष्ट्र निर्माण से संबंधित एक प्रमुख समस्या है। क्षेत्रवाद से तात्पर्य है राष्ट्रीय हितों की तुलना में क्षेत्रीय हितों को अधिक महत्व देना, यानी अपने क्षेत्र के प्रति विशेष लगाव रखना और जो राष्ट्रीय हित हैं उनसे ज़्यादा महत्व क्षेत्रीय हितों को देना क्षेत्रवाद की संकल्पना या अवधारणा कहा जाता है। जैसे कि क्षेत्रवाद राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हुई समस्या है, तो हमें क्षेत्रवाद के विस्तार से अध्ययन करने से पूर्व राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण पर भी प्रकाश डालना अत्यंत आवश्यक है। विकासशील देशों की प्रमुख समस्या राज्य निर्माण व राष्ट्र निर्माण, ये दोनों समस्या हैं सांस्कृतिक बहुलता से जुड़ी हुई हैं। सांस्कृतिक बहुलता से इनका संबंध है। सांस्कृतिक बहुलता के कारण यहाँ पर विभिन्न निर्जातीय समूह में आपसी एकता का अभाव रहता है। वे निर्जातीय संघर्ष की समस्या रहती है, जिसके कारण राज्य निर्माण व राष्ट्र निर्माण की समस्या विद्यमान है। अब राज्य निर्माण से क्या तात्पर्य और राष्ट्र निर्माण से क्या तात्पर्य? जैसे कि हम जानते हैं कि भारत एक नेशन स्टेट है, राष्ट्र राज्य है। तो राज्य निर्माण का तात्पर्य क्या है? कानून व्यवस्था का अभाव होना व एक निश्चित संप्रदाय को सभी लोगों द्वारा स्वीकार नहीं करना, ये राज्य निर्माण से जुड़ी हुई समस्या है। कि जहाँ कानून व्यवस्था का अभाव होता है और एक निश्चित जो संप्रदाय है उसको सभी लोग स्वीकार नहीं करते हैं, ये जो संकल्पना है राज्य निर्माण से जुड़ी हुई समस्या है। मीनिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की समस्या का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक एकता का अभाव होना है, अर्थात जनता द्वारा राष्ट्र की तुलना में धर्म जाति को अधिक महत्व देना। राज्य निर्माण है वो भौगोलिक संकल्पना है, जबकि राष्ट्र निर्माण की संकल्पना सांस्कृतिक संकल्पना है। विभिन्न भारतीय विद्वानों ने राज्य निर्माण व राष्ट्र निर्माण की समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला है, जिसमें प्रमुखतः रजनी कोठारी, बीटी पारेख, हमजा अलवी, अमरत सेन, डॉक्टर इकबाल, रसूद्दीन अहमद जैसे प्रमुख विद्वानों ने राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण की समस्या का विस्तार से उल्लेख किया है, जिसमें भी रजनी कोठारी का नाम प्रमुखतः सबसे ज़्यादा लिया जाता है। और उन्होंने ही जो उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, जिसमें विस्तार से राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण पर व्यापक प्रकाश डाला है। उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, जिसमें उन्होंने जातिवाद, भारतीय राजनीति के जातिकरण या जाति के राजनीतिकरण के संकल्पना को विस्तार से उल्लिखित किया है। अब हम
राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण पर प्रकाश डालने के बाद या राज्य निर्माण और राष्ट्र निर्माण की संकल्पनाओं को समझने के पश्चात अब हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष प्रमुख जो समस्या है क्षेत्रवाद, उस पर अध्ययन कर रहे हैं। क्षेत्रवाद, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की राज्य निर्माण व राष्ट्र निर्माण से जुड़ी हुई एक प्रमुख समस्या है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि क्षेत्रवाद की जो संकल्पना है या अवधारणा है, उसमें राष्ट्र हितों से ज़्यादा महत्व क्षेत्रीय हितों को दिया जाता है। क्षेत्रवाद का विश्लेषण विभिन्न विद्वानों ने किया है, लेकिन डॉक्टर इकबाल नारायण, जो कि बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल रहे हैं और उन्होंने ही भारत में जो राष्ट्रीय राजनीति के स्थान पर जो राजनीति पर विस्तार से जो प्रकाश डाला गया है, जैसे मायरन मीनर के बाद भारत में डॉक्टर इकबाल नारायण और रजनी कोठारी जैसे विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। और डॉक्टर इकबाल नारायण पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे हैं। रसूद्दीन बहुत बड़े राजनीति शास्त्री हुए हैं, जिन्होंने विस्तार से राष्ट्र निर्माण और क्षेत्रवाद की संकल्पना पर प्रकाश डाला है। यहाँ क्षेत्रवाद के दो रूप भारतीय राजनीति में उभर के आते हैं। नंबर 1, अलगाववाद के रूप में या आतंकवाद के रूप में। इस प्रकार का क्षेत्रवाद राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए खतरनाक होता है। इसलिए इसको समाप्त करने के लिए दो प्रकार की नीति अपनानी चाहिए। एक तरफ वार्ता विकास की नीति पर महत्व दिया जाना चाहिए, तो दूसरी तरफ सैनिक कार्रवाई की नीति पर महत्व देना चाहिए। भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र व जम्मू कश्मीर में इस नीति का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि आप देखते हैं, जम्मू कश्मीर में एक तरफ वार्ता व विकास की नीति पर प्रमुखतः बल दिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ विकास योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कश्मीर में आतंकवाद को विभिन्न सैनिक ऑपरेशनों के द्वारा समाप्त किया जा रहा है और उत्तर पूर्व में भी उग्रवाद को सैनिक कार्रवाई के द्वारा समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। निर्मल कुमार बोस ने नेफा समस्या, मिजो व नागा समस्या का विश्लेषण किया। वह कहा कि वार्ता व विकास सैनिक कार्रवाई से अधिक उपयुक्त तरीका है। दबाव समूह के रूप में क्षेत्रवाद। दूसरा बिंदु है दबाव समूह के रूप में क्षेत्रवाद की संकल्पना। भारतीय राजनीति में दबाव समूह के रूप में क्षेत्रवाद निम्न रूपों में देखा जा सकता है। नए राज्यों के निर्माण को लेकर, जैसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी और विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के द्वारा भी एक दबाव समूह के रूप में क्षेत्रवाद को प्रश्रय दिया जा रहा है, और जिसमें विभिन्न राज्यों में एक नए राज्य की मांग की जा रही है। जो नए राज्यों की मांग से संबंधित जो क्षेत्र हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में लद्दाख के जो लोग हैं वो एक पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं, और जैसा कि अभी लद्दाख को एक नया केंद्र शासित प्रदेश भी बना दिया गया। यूपी में हरित प्रदेश, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज़िलों से मिलकर बनाने की मांग की जा रही है, हरित प्रदेश, जिसमें मेरठ, सहारनपुर, बागपत, जो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है, उसमें एक नए राज्य की मांग की जा रही। बिहार में जैसे मिथिलांचल की मांग, असम में बोडोलैंड की मांग, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड की मांग, गुजरात में सौराष्ट्र, महाराष्ट्र में विदर्भ, कर्नाटक में कुर्ग, आंध्र प्रदेश में तेलंगाना, रायलसीमा, केरल में एर्नाकुलम, राजस्थान में मारवाड़, मेघालय में लेनिनग्राम जैसे विभिन्न नए राज्यों की मांग बार बार उभर कर आती है। और तेलंगाना
को लेकर 1950 के दशक से ही आंदोलन चल रहा है, जिसके लिए BN कृष्णा समिति का गठन किया गया था, जिसमें कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के 10 जिलों को मिलाकर तेलंगाना के गठन की सिफारिश की गई थी। और वर्तमान में तेलंगाना एक नवीन राज्य जो 29वें राज्य के रूप में उत्पन्न हुआ है। तो ये अभी भी विभिन्न राज्यों की मांग, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों की मांग उभर कर आ रही है। और इन्हीं मांगों के आधार पर जैसे देखते हैं कि उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे नवीन राज्य उदित हुए। अभी भी नए जो राज्य हैं, आपको याद रहना चाहिए कि बोडोलैंड की मांग किस राज्य से संबंधित है, गोरखालैंड की मांग किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन भी आया है कि जिसमें मिलान का प्रश्न आया था कि बोडोलैंड का संबंध किससे, गोरखालैंड का, कुर्ग का और हरित प्रदेश, इस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कि बोडोलैंड की मांग असम से है, गोरखालैंड बंगाल से, और कुर्ग की मांग कर्नाटक से है, लेनिनग्राम की मेघालय से। तो आपको इनको याद रखना अत्यंत आवश्यक है। तो क्षेत्रवाद की जो संकल्पना है, इसमें विभिन्न जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी अपने राजनीतिक भविष्य की दृष्टि से विभिन्न नए राज्यों की मांग उनकी तरफ से भी आती रहती है। तो क्षेत्रवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख महत्वपूर्ण समस्या है, जिसका निदान भारत सरकार को करना चाहिए। और प्रशासनिक दृष्टि से भी नए राज्यों का निर्माण करना कोई बुरा नहीं है, और लेकिन अलगाववाद के माध्यम से नए राज्यों की मांग करना, उसका भी समर्थन नहीं किया जा सकता। तो दोनों में संतुलन बनाने की आवश्यकता है कि भारत को कैसे एक मजबूत राष्ट्र बनाया जाए, और भारत में से जो विभिन्न राज्य, जो नए राज्य हैं, उनका गठन किस तरीके से किया जाए, लेकिन उनमें राष्ट्र हितों से ज़्यादा क्षेत्रीय हितों पर जब ज़्यादा बल देते हैं तो वो अलगाववाद का रूप धारण कर लेते हैं, वो कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से वो सही नहीं माना जा सकता। यदि भारत में वास्तव में ही राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण को मजबूत किया जाना है, तो केंद्र सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा न्यायोचित ढंग से नए राज्यों का गठन करना चाहिए। और विभिन्न जो क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके द्वारा भी संकीर्ण क्षेत्रीय हितों पर बल नहीं दिया जाना चाहिए और राष्ट्र हितों को सर्वोपरि मानना चाहिए। तो आज हमने क्षेत्रवाद का विस्तार से अध्ययन किया कि क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रवाद की जो नवीन राज्यों की मांग है, किस किस राज्य से उभर कर आ रही है, राष्ट्र निर्माण और राज्य निर्माण का किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में क्या योगदान है, और भारत को किस तरीके से एक मजबूत राज्य की दिशा में क्या प्रयास करने चाहिए, और किस तरीके से भारत एक मजबूत राष्ट्र राज्य के रूप में मजबूत रह सके, इस दिशा में भारत सरकार को संयमित और संवेदनशील रुख अपनाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।